जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद है कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्त, आज व्याकरण का बहुत शानदार टॉपिक यानी कि वर्ण, जो हमेशा क्वेश्चन यहाँ से आता है और आ ही रहा है, ठीक है। और 2024 में ही यहीं से क्वेश्चन आएगा। तो देखिए, जो भी क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। तो ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यह क्वेश्चन कैसा है। तो चलिए, हम वर्ण के बारे में पढ़ाने वाले हैं। वर्ण यहाँ कह रहा है वर्ण, तो सबसे पहले जानेंगे वर्ण क्या है। तो यहाँ पे है भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, यानी कि भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। या ऐसा भी परिभाषा बोल सकते हैं कि जो वर्ण को कि खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, वर्ण को खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। तो उतना हम लोग को परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है। अब समय नहीं है कि जो आप लोग को परिभाषा लिखाएं और उसको रटवाएं, ठीक है। अब सिर्फ समझना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। यानी कि एक होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। कौन कौन, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ऑब्जेक्टिव में आता है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देखिए, स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, कह रहा है स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। याद रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। उसके बाद फिर कह रहा है व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या 33 होती है। व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। फिर कह रहा है स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। याद रखिएगा, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। उसके बाद में कह रहा अंतस्थ व्यंजन वर्ण, यानी कि अंतस्थ व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या की बात की जाए तो 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन वर्ण कितनी होती है, 4 होती है। और कौन कौन होती है, य, र, ल और व, 4 होती है। य, र, ल और व को क्या कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। य, र, ल, व को क्या कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। उसके बाद में यहाँ पे देखते हैं ऊष्म व्यंजन। कौन सा व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन। इसकी भी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। यानी कि तलाबे स, मूर्धन स, दंत स और ह, यानी कि इन्हीं चारों को हम क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं, ठीक है दोस्त। उसके बाद देखिए उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान से तो क्वेश्चन आता ही आता है, न आने का सवाल नहीं है। यहाँ पे आपके वर्ण का जितने भी कंसेप्ट हैं सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आप सिर्फ वीडियो को अंत तक देखिएगा, तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा व्याकरण में। यहाँ पे देखिए कह रहा है अ आ कवर्ग, कवर्ग का अर्थ समझते हो, क ख ग घ अंग, अंग तक कवर्ग, क ख ग घ अंग कवर्ग, इसे हम लोग कवर्ग कहेंगे, पूरा क ख ग घ। तो कह रहा है अ आ कवर्ग विसर्ग और ह का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। अ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठी है। और कवर्ग क ख ग घ अंग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठी है। और विसर्ग का भी उच्चारण स्थान कंठी है और ह का भी उच्चारण स्थान कंठी है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया आपको। उसके बाद देखते हैं हर्षई दीर्घई। यहाँ पे लिखा हुआ है हर्षई दीर्घई चवर्ग, चवर्ग च छ ज झ ञ, चवर्ग पूरा च छ ज झ। तो चवर्ग य तलाबे स का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। यानी कि तालु के माध्यम से हम लोग हर्षई दीर्घई चवर्ग य और तलाबे स को बोल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए री, टवर्ग, र और मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा, यानी कि मुंह से बोलेंगे। कौन कौन सा शब्द बोलेंगे, देखिए अक्षर री, उसके बाद में टवर्ग, र और मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद आइए और तवर्ग ल अस, तवर्ग त थ द ध न, ठीक है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, तो इसका उच्चारण स्थान दांत है। तवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, दांत है, क्या है, दांत है। उसके बाद में देखेंगे यहाँ एक टवर्ग था ट ठ ड ढ न, उसके बाद में तवर्ग का हो गया, उच्चारण स्थान क्या है, दांत है। उसके बाद में देखिए हर्षौ दीर्घौ तथा पवर्ग, हर्षौ दीर्घौ तथा पवर्ग। तो देखिए इन सब का उच्चारण स्थान क्या है,
ओठ से। जब तक ओठ नहीं सटेगा तब तक यह उच्चारण इसका नहीं होगा। हर्षौ दीर्घौ प फ ब भ म, यानी कि ओठ से इसका उच्चारण होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आप देखिए यहाँ पे करा है अंग य ण न म, यानी कि पंचाक्षर है। इसे हम क्या कहेंगे? पंचाक्षर, यानी कि पांचवा अक्षर। तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? अनुनासिक है। अनुनासिक का अर्थ होता है मुख और नाक। मुख से भी बोला जाता है और नाक से भी बोला जाता है। तो देखिए जितने भी आपके सामने ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसी से आपका क्वेश्चन आएगा, एकदम 100% इसी से आएगा। और यह पूछता हुआ आ रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम है ATCM करके टेलीग्राम होगा, उस पर जाइए, सर्च कीजिए टेलीग्राम में, वो आ जाएगा, उसको ज्वाइन कीजिए। उसी में टोटल पीडीएफ आपको मिल जाएगा। उसके बाद में दूसरा टॉपिक पर आते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे दूसरा टॉपिक है हमारा नाउन, यानी कि संज्ञा। इंग्लिश में बोलेंगे नाउन और हिंदी में बोलेंगे संज्ञा, यानी कि नाम को ही संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? नाम को। किसी भी व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, जानवर का नाम हो, किसी भी माने कुछ भी नाम हो, लेकिन उसे कथी कहते हैं? नाउन। नाम को ही क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। यहाँ पे देखिए नाउन के 5 भेद होते हैं। नाउन के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। देखिए उतना डिटेल से हम लोग को पढ़ना ही है, जो एग्जाम में आएगा वही आपको पढ़ाएंगे। सिलेक्टिव पढ़ो, सिलेक्ट हो जाओ, ठीक है, वही हम आपको पढ़ा रहे हैं, दूसरा कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद। प्रथम है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें किसी व्यक्ति स्थान या वस्तु के नाम का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे राम क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है। उसके बाद में रहीम, यह भी किसी व्यक्ति का नाम है। हमारे वीडियो एडिटर हमारे अरुण जी का भी नाम क्या है? मैंने नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद में गीता, पटना, भारत, नेपाल, यानी कि कोई भी स्थान हो, जगह हो, कुछ भी हो, वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि जो भी नाम हो, किसी का भी नाम हो, वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का अर्थ है पूरी जाति का बोध हो, वह किसी देश का नाम हो, या जैसे मान लेते हैं यहाँ पे लिखे हैं लड़का। अगर लड़का कहेंगे तो जितने संसार में लड़का होगा सबका बोध हो जाएगा। यह तो व्यक्तिगत तो नहीं है, यह तो बोल रहे हैं लड़का, पूरी लड़का का ही बोध हो जाएगा। जितने भी क्लास में लड़के बैठे हैं सबका बोध हो जाएगा। और उसके बाद बोलेंगे लड़की, तो जितने भी लड़की है सबका बोध हो जाएगा। ऐसा बात नहीं है कि जो लड़का बोल रहे हैं तो लड़की का बोध हो जाएगा, लड़की बोल रहे हैं तो लड़का का बोध हो जाएगा, वैसा बात नहीं। माने जिस जाति का कहे उसका ही बोध हो जाएगा। तो लड़का कहने से पूरी लड़का जाति का बोध होगा, लड़की कहने से पूरी लड़की जाति का बोध हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में गाय, जितने भी गाय है, लाल है, पीला है, काला है, उजला है, जितने भी गाय है सबका बोध हो जाएगा। उसके बाद फूल यहाँ का है, फूल जितने भी फूल है सभी का बोध हो जाएगा। क्या वो चाहे वो गुलाब का फूल हो, कमल का फूल हो, या कोई भी हो, सबका बोध हो जाएगा। नदी, जितने भी नदी है, गंगा नदी का भी बोध हो जाएगा, चंबल नदी का भी बोध हो जाएगा, जितने सारे भी नदियां हैं सबका बोध हो जाएगा। यानी कि एक नाम रखो और पूरी जाति का बोध हो जाए, उसे क्या कहेंगे हम लोग? जातिवाचक संज्ञा। जैसे राज्य जब कहेंगे तो ऐसा बात नहीं है कि जब बिहार राज्य का बोध होगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, सबका बोध हो जाएगा। देश कहेंगे तो सब देश का बोध हो जाएगा। या भारत हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, भूटान हो, चीन हो, कोई भी देश हो, सबका बोध हो जाएगा इत्यादि। तो ये भी आप लोग समझ गए। उसके बाद में यहाँ समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या है? जो भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, जहाँ भीड़ होता है। जैसे क्लास, इतने लोग क्लास में बैठे हैं, देख रहे हैं क्लास हमारा फुल चल रहा है अभी, ठीक है, तो जितने लोग क्लास में बैठे हैं वो क्या है? वह है समूहवाचक संज्ञा। सेना, एक अगर पुलिस रहेगा, एक अगर आर्मी रहेगा तो उसे सेना कहेंगे नहीं, ज्यादा रहेगा 5, 6, 10, उसको हम क्या कहेंगे? सेना। उसके बाद में देखिए फिर दिया वर्ग, गुच्छा जैसे अंगूर का गुच्छा हुआ। उसके बाद सेना, भीड़, जो भी भीड़ वाला जगह हुआ। बाजार, बताइए बाजार में जाते हैं हम लोग, वहाँ पे भीड़ होता है या नहीं? बहुत ज्यादा भीड़ होता है। उसके बाद में मेला,
मेला में तो और ज्यादा भीड़ होता है। तो उस सबको क्या कहेंगे हम बताइए तो? समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद में क्या है? परिवार। हमारा परिवार एक ही थोड़े है, बहुत सारे हैं, सभी लोग हैं, सभी लोग को मिलाकर परिवार बनता है। तो जहां भी भीड़ ओड़ होगा, भीड़ भाड़ होगा, उसी को हम क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा। आपको सिर्फ उदाहरण याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है भाववाचक संज्ञा। भाव, जैसे मैं यहाँ दिया है भाववाचक संज्ञा की अच्छाई, आप तो बहुत अच्छे हैं, आप अरुण बहुत अच्छे हैं ना, तो उनके अच्छाई को हम थोड़े देखे हैं, उनको देखे हैं ना। उसके बाद में प्रेम, प्रेम, तो प्रेम को तो हम नहीं देखे हैं, अरे भाई प्रेम नाम वाला नहीं ना, प्रेम को जो प्रेम होता है उसको हम नहीं देखे हैं। तो ये हो जाएगा क्या? भाववाचक संज्ञा। प्रेम मतलब लव, लव कह दिए तो कोई बड़ी बात हो गया का? ऐसा बात नहीं है, उसको हम नहीं ना देखे हैं। उसके बाद में सच्चाई, उसके बाद में सुंदरता, इतिहास, इतिहास को हम देखे हैं? नहीं देखे हैं। संगीत को हम देखे हैं? नहीं देखे हैं। जिसको हम नहीं देखे हैं, न छुए हैं, सिर्फ उसका क्या किया है? अनुभव किए हैं। जिसका भी अनुभव किया जाता है उसे क्या कहेंगे हम? भाववाचक संज्ञा। जिसे देखा और छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जाता है, फील किया जाता है, ठीक है, उसी को क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। समझ में आ गया? उसके बाद में देखते हैं लास्ट द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य, द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे में पानी हो जाएगा, दूध हो जाएगा, घी हो जाएगा, चावल हो जाएगा, उसके बाद में लकड़ी हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा, तेल हो जाएगा इत्यादि। यानी कि जो क्या है? मापा जाए, जिसको मापा जाए, तौला जाए, लेकिन गिना नहीं जाए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस इतना ही आएगा। इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा हम आपको बताते हैं। मान लेते हैं यहाँ लिख दिया लड़का, 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 तो लड़का कौन सी संज्ञा है? जैसे पूछ देगा लड़का कौन सी संज्ञा है और ऑप्शन दे देगा, तो आपको चुनना है। तो बताइए लड़का कौन सी संज्ञा होगा? तो लड़का हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद में अगर कह दे कि अरुण, 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 अरुण कौन सी संज्ञा है? तो बताइए अरुण किसी व्यक्ति का नाम है ना, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद में अगर कह दे कि जो सेना, सेना, सेना कौन सी संज्ञा है? तो आपको दिमाग लगाना है कहाँ पे? समूहवाचक संज्ञा में। इसी तरह से आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक पर चल रहे हैं, ठीक है, तब तक बने रहिए वीडियो पर। हम लोग तीसरा टॉपिक देखेंगे। तीसरा टॉपिक है सर्वनाम, यानी कि प्रोनाउन। इंग्लिश में प्रोनाउन कहेंगे और हिंदी में सर्वनाम। तो चलिए सर्वनाम के देखते हैं, और यहाँ से तो भर भर के क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक ही वीडियो में आपको एकदम टोटल कंप्लीट हो जाएगा व्याकरण। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो देखिए पढ़ा है, नामों के बदले, नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। नाम के बदले, नाम के बदले, जैसे मैं, तो मैं नाम के बदले क्या रखा? मैं। तो नाम के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। अब देखिए सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो पहले का भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से आएगा? जैसे मैं, हम लोग, वह, वे लोग, तुम लोग, जितने भी उदाहरण है, ठीक है, आप लोग इसे रट लीजिएगा, इसमें से ही आएगा। जैसे कह देगा कि मैं कौन सा सर्वनाम है, तो आपको याद होगा कि जब पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो उदाहरण को सबसे पहले एकदम रट लीजिएगा और दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। इतना ही से आपका क्वेश्चन आएगा। तो पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। उसके बाद में कह रहा है 2 नंबर में निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, तो निजवाचक मतलब निजी का, ठीक है। तो खुद, यानी कि खुद से कोई, खुद, स्वयं या अपने आप, यानी कि खुद से कोई बात कहा जाए या कोई काम किया जाए ना, चाहे स्वयं किया जाए चाहे अपने आप किया जाए, तो उसे कौन सा सर्वनाम कहेंगे? निजवाचक। तो देख लीजिए यहाँ पे उदाहरण है, ठीक। उसके बाद में 3 नंबर में आ रहा है निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा यही, वही, ऐसा ही, वैसा ही, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम का क्या हो जाएगा? यही, यानी कि यहीं पर था। यहीं से आप लोग पढ़िएगा तो देखिए चुलबुली कुमारी यहीं से पढ़ करके 457 नंबर लाई है। सुशील कुमार यहीं से पढ़ करके 448 नंबर लाया है। धीरज कुमार यहीं से पढ़ करके 440 नंबर लाया है। चंचल कुमार यहीं से पढ़ करके 441 नंबर आया है। तो यही
यहीं से पढ़ा है, ठीक है। अब इस बार कितना ला रहा है देखेंगे। तो यही वही ऐसा ही वैसा ही, ये कौन सा हो जाएगा सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं 4 नंबर 4 नंबर कह रहा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा कुछ, कितना भी, किसी ने, किसी को, कुछ, अरे कुछ दे दो यार, कुछ, यानी कि इसमें निश्चित नहीं है कि जो कितना दे रहा है या नहीं दे रहा है। सोचो कह रहा है कुछ, इसमें निश्चित नहीं ना, फिर कह रहा है कितना भी, कितना भी, कितना भी पीट दो तुम लोगों को, क्या तुम लोग तो पागल उल्लू हो। और उसके बाद में कह रहा है किसी ने भी, कोई ना, किसी को भी, ठीक है। तो ये सब जो आएगा उदाहरण में वो कौन सा हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद में है 5 नंबर में संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम, संबंधवाचक। जैसे में यहाँ हो जाएगा मेरा, हमारा, उसका, उन लोगों का। तो मेरा, यह पेन मेरा है, यह पेन मेरा है। तो ये क्या हुआ, संबंध बता रहा है कि जो पेन है वो किसका है, मेरा है। उसके बाद में कह रहा हमारा, ये पेन हमारा है। उसके बाद में उसका, ये पेन उसका है, ये पेन और उनका है, यानी कि उसका है। उन लोगों का होगा ना। तो ये सब उदाहरण किसका है, संबंधवाचक का, ठीक है। उसके बाद में है 6 नंबर में आते हैं। 6 नंबर कह रहा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये तो पहचानना सबसे आसान है, जिसमें प्रश्नवाचक वाक्य हो ना, जैसे क्या, कौन, किसको, कैसे, क्यों, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक है। तो जहां भी प्रश्नवाचक अगर आ जाए तो कौन सा सर्वनाम होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कह रहा है एक टॉपिक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 3 भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो ये जो है ना, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ये इसका 3 भेद है। संस्कृत में ज्यादा है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और बाद में, ठीक है, अन्य पुरुष, ठीक है। यहाँ पे इसका भी 3 भेद है। देखिए जितने भी क्वेश्चन अगर सर्वनाम से क्वेश्चन आएगा और आता ही है, न आने का सवाल नहीं है। तो जितने भी प्रश्न आएंगे वह इसी टॉपिक से आएंगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसी टॉपिक से आएंगे। आप लोग इसे अच्छे से रट लीजिएगा या स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा या लिख लीजिएगा, जो भी कीजिए, लेकिन क्वेश्चन यहीं से होगा, ठीक है। तो चलिए उसके बाद में दूसरा टॉपिक देखते हैं। चौथा टॉपिक लेकर आए हैं विशेषण, ठीक है। क्या है, विशेषण। इसमें भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपके बोर्ड पर है, आपके सामने है, इसी में से क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है। तो विशेषण के बारे में जानेंगे। कह रहा है जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है उसे कथी कहते हैं, विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, ठीक है। अब कह रहा है विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। आइए हम जानते हैं। एक में कह रहा है गुणवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण है, गुणवाचक। तो गुणवाचक में क्या हो जाएगा, सुंदर, तेज, लंबा, मोटा, भूरा, लाल, पीला, उजला, करिया ना, ये सब क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण में आएगा। सुंदर, सीता सुंदर है। सीता की विशेषता क्या है, सीता सुंदर है। अरुण काला शर्ट पहना हुआ है। तो अरुण कैसा शर्ट पहना है, काला, यानी कि उसकी विशेषता क्या है, यानी कि काला शर्ट पहना हुआ है, ठीक है। अरुण लंबा है। अरुण क्या है, लंबा है। तो ये लंबा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेषण। कौन सा विशेषण, गुणवाचक विशेषण। उसके बाद में 2 नंबर में कह रहा है संख्यावाचक विशेषण, जिसमें संख्या का बोध हो, ठीक है। जैसे यहाँ 2, 3, 10, 24, 50, यानी कि जितना भी हो, संख्या का ही बोध हो, उसे क्या कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक 3 नंबर में परिमाणवाचक, यानी कि कम, ज्यादा, थोड़ा, बहुत, यानी कि दूध कम है या दूध ज्यादा है, थोड़ा और दो ना, बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। तो ये सब रहेगा तो हम कौन सा मारेंगे, परिमाणवाचक विशेषण। उसके बाद में लास्ट में 4 नंबर में सर्वनामिक विशेषण। कौन सा विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। अब देखिए सर्वनामिक विशेषण में कौन, क्या, कितना, यानी कि क्वेश्चन वाला भी जितना वर्ड होगा वो क्या होगा, सर्वनामिक विशेषण होगा। अब कहता है कि जो निम्न शब्दों को विशेषण बनाए,
निम्न शब्दों का विशेषण बनाए। तो देखिए कैसे बनाएंगे विशेषण। यहाँ दिया रुचि, तो रुचि के हो जाएगा रुचिकर, विशेषण है। ये कौन सा है? विशेषण है। रुचि के क्या हो जाएगा? रुचिकर। नर के क्या हो जाएगा? नारकीय। नर क्या क्या हो जाएगा? नारकीय हो जाएगा। उसके बाद कलंक का क्या हो जाएगा? कलंकित हो जाएगा। उसके बाद उदित का क्या हो जाएगा? उदय का, तो उदय का हो जाएगा उदित। ठीक है, ये सब जो बन रहा है यह विशेषण है। कौन सा है? विशेषण है। उसके बाद में ग्राम का क्या हो जाएगा? ग्राम का हो जाएगा ग्रामीण। क्या हो जाएगा? ग्राम का ग्रामीण। परिवार का क्या हो जाएगा? पारिवारिक। परिवार का पारिवारिक। उसके बाद में इतिहास का ऐतिहासिक। इतिहास का क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक। विज्ञान का क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक। ठीक है, इसी तरह से जो भी अगर आपके पास कहे विशेषण बनाने के लिए तो इसी तरह से आप लोग बनाइएगा। जितने भी क्वेश्चन है यहीं से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, उसके बाद में अगला टॉपिक देखते हैं। लंबा में एक आधार छूट गया और ज्यादा में। ठीक है, ये पांचवा टॉपिक है। हम लोग पांचवा टॉपिक देखेंगे समास। समास से भी जबरदस्त क्वेश्चन आता है, हमेशा आता ही है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आशा और उम्मीद है कि एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। कर समास। समास के मुख्य 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। और देखिए, पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा द्विगु समास और छठा है अव्ययभाव समास। ठीक, अब एक एक करके इन सब के बारे में देखेंगे। ज्यादातर आप लोग उदाहरण इसका याद रखिएगा, जैसे में याद रखिएगा वही आएगा, दूसरा इसमें से नहीं आता है। ठीक है, कह रहा है जिस समास का विग्रह करने पर कारक चिन्ह आता है। कौन सा चिन्ह आता है? कारक चिन्ह। कर्ता ने कर्म को करण से ही सब चिन्ह पढ़े होइएगा। ठीक है, जो भी आए उसे हम कौन से समास कहेंगे? तत्पुरुष समास कहेंगे। कौन सी समास कहेंगे? तत्पुरुष समास। जैसे में देखिए तत्पुरुष समास के उदाहरण है राजपुत्र। राजपुत्र का अर्थ है राजा का पुत्र। का, राजा का पुत्र। का क्या है? कर्ता ने कर्म को, यानी कि संबंध का के की होता है, तो इसमें आ गया का। फिर धनहीन, धन से हीन, तो से आ गया, वो कारक चिन्ह है। राजभवन यानी कि राजा का भवन, का आ गया, आ गया कि नहीं। उसके बाद दानवीर, दानों में वीर ना। उसके बाद चिड़ी मार, चिड़िया को मार। रसोई घर, रसोई के लिए घर। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। जहां के लिए पर, का के, की, से, में पर, जितना भी अगर आए तो आप आंख मूंद करके लगा दीजिएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, इस तरह का यदि उदाहरण आए तो। उसके बाद देखते हैं हम लोग कर्मधारय समास के बारे में। कर्मधारय समास, तो कर्मधारय समास में जैसे नवयुवक, नव है युवक जो, पीताम्बर पीला है जिसका वस्त्र। उसके बाद में परमेश्वर, सॉरी परमेश्वर होगा यहाँ पे, परमेश्वर, नीलकमल, और उसके बाद में महात्मा। ये जितने भी उदाहरण है सिर्फ उदाहरण देकर ही बताना है, आपको उदाहरण ही पूछेगा, परिभाषा नहीं। ठीक है, तो उदाहरण दे करके बता दीजिएगा कि यह कर्मधारय समास है। उसके बाद देखते हैं हम लोग कौन सा समास। हाँ, यहाँ पे देखिए, उसके बाद अगला टॉपिक है जिस समास का कोई भी पद प्रधान न हो। कोई भी समास का, जिस समास का कोई भी पद प्रधान ना हो, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम? बहुब्रीहि समास। जिसका कोई पद ही प्रधान ना हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? बहुब्रीहि समास। जैसे में देख लीजिए बहुब्रीहि समास के उदाहरण, चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर पर जिसके, चंद्रशेखर। वीणा पानी, उसके बाद चतुरानन, उसके बाद नीलकंठ, उसके बाद दशानन, चतुर्भुज। ये सभी क्या है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। आप लोग इतना ही रख लीजिएगा, वह एकदम आएगा ही आएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, कह रहा है जिस समास का दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद क्या हो? प्रधान हो, द्वंद्व समास कहलाता है। कौन सा समास कहलाता है? द्वंद्व समास। जैसे में यहाँ है द्वंद्व समास का उदाहरण, माता पिता, भाई बहन, लाभ हानि, दाल रोटी। नून रोटी नहीं है, नून रोटी खाएंगे जिंदगी साथी बिताएंगे, वो नहीं है, वो भी हो जाएगा ना नून रोटी। यह है दाल रोटी, पाप्य पुण्य, राधा कृष्ण, हाथ पाव। जिसमें अगर हाइपन लगा हो ना, वही क्या हो जाएगा प्यारे? वही हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। उसके बाद में देखते हैं
जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो, यहाँ पे देखिए संख्यावाचक यानी कि संख्या हो, वह द्विगु समास कहलाएगा। कौन सा समास कहलाएगा? द्विगु समास कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका उदाहरण देख लेते हैं। त्रिलोकी, यहाँ त्रि मतलब 3, फिर कह रहा है पंचवटी, पंचवटी मतलब 5, आया कि नहीं संख्या। उसके बाद दोपहर, 2 आया कि नहीं संख्या। 6 माही, 6 माही यानी कि 6 आया कि नहीं। नवरात्रि यानी कि 9 दिन का नवरात्रि। चौराहा यानी कि 14 राहों का 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह चौराहा। तिमाही यानी कि 3 माही। ठीक है, कि जितना भी है आंख मूंद कर लगा दिखेगा। कोई भी अगर ऐसा दिया रहे, अगर उसमें संख्या लगा हो, संख्यावाचक हो, आंख मूंद कर लगा दीजिएगा द्विगु। क्या? द्विगु। उसके बाद देखते हैं, जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो, अव्यय हो, वो क्या कहलाता है? अव्ययीभाव समास कहलाता है। यहाँ पे देखिए, जैसे इसका उदाहरण देखते हैं। प्रतिदिन, प्रति क्या है? अव्यय है। प्रतिमास, प्रति क्या है? अव्यय है। यथासंभव क्या है? अव्यय है। बेकाम, बिना काम के। यथाशक्ति, यथा क्या है? अव्यय है। रातों रात, रातों क्या है? ये अव्यय है। तो जिसमें इस तरह का अगर मिलेगा तो आंख मूंद कर लगा दीजिएगा कौन समास? अव्ययीभाव समास। उसके बाद में एक है नैया समास, जिसे न ये बोलेंगे आप, नैया समास पढ़ा जाता है। ठीक, तो जैसे न के अर्थ में जो समास आए उसे नैया समास कहते हैं। जैसे अ से इसको लिखा जाता है पहले, जैसे अजय, अजय मतलब न जय। उसके बाद अधर्म, न धर्म। अनर्थ, न अर्थ, माने किसी अर्थ का ही न हो। तो जिस तरह इस तरह का अगर आए, ठीक है, प्रश्न में, तो आप लोग किसे मारिएगा? नैया समास को। देखिए 5 टॉपिक पढ़ाए हैं, 5 टॉपिक, लगभग इसमें 10 से 15 नंबर आपको आएगा ही आएगा, न आने की सवाल नहीं है। देखिए आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, अगले बार मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।